तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइडन के आलोचना सिद्धांतों का विवेचन कीजिए जो क्वेश्चन है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों का जो MHD5 बुक है उसमें पाश्चात्य बोलकर कुछ दो बुक हैं आप लोगों के, पाश्चात्य काव्यशास्त्र 1 और पाश्चात्य काव्यशास्त्र 2। इन्हीं में से एक हमारे लेखक का नाम आता है ड्राइडन। ठीक है, जॉन ड्राइडन। तो सबसे पहले हम भूमिका में लिखेंगे कि जॉन ड्राइडन जो कि 17वीं शताब्दी के एक महत्वपूर्ण अंग्रेज कवि, नाटककार और आलोचक थे। ठीक है, अक्सर अंग्रेज साहित्य में या फिर अंग्रेजी साहित्य में इन्हें आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक है, तो इनको इनको आलोचना का जनक माना जाता है अंग्रेजी साहित्य में। और ये ड्राइडन कौन है? एक लेखक हैं, एक कवि हैं, एक नाटककार हैं। ठीक है, उनके आलोचनात्मक विचार विशेषकर उनके निबंध नाटक के काव्य पर एक निबंध में मिलते हैं जो साहित्य के स्वरूप, उद्देश्य और सृजन प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब साहित्य का स्वरूप क्या है, साहित्य का क्या उद्देश्य है और साहित्य का सृजन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है इनके निबंध से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें कुछ पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से पहला नंबर पॉइंट में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पहला नंबर बिंदु है जिसमें यहाँ पर दर्पण लिखा हुआ है, यहाँ पे सच्चा हुआ है, यहाँ पे सजीव लिखा हुआ है। ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट वाइज बिंदु में चलेंगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो नाटक काव्य का स्वरूप जैसा पहला है जिसमें मानव स्वभाव का दर्पण कहा गया है जिसे। तो ड्राइडन ने नाटक को मानव स्वभाव का सच्चा और सजीव दर्पण बताया है। इस परिभाषा के 4 मुख्य पहलू भी हैं। ठीक है, तो देखिए नाटक हम लोग देखते हैं तो अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन होते हैं सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आप लोग एकदम आसान शब्दों में समझिए, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग ओपिनियन है। यहाँ पर ड्राइडन जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो बता रहे हैं कि नाटक इनके नज़र में क्या है। तो नाटक जो है इनके नज़र में एक सजीव और सच्चा दर्पण है। नाटक वही है जो सच्चाई दिखाता है। तो दर्पण से हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं? तो दर्पण से ड्राइडन मानते हैं कि साहित्य जीवन का एक आभासी रूप है, लेकिन यह आभास सच्चा होता है अगर वो वास्तविकता पर आधारित हो। मतलब अगर कोई नाटक हम लोग बना रहे हैं तो नाटक अगर वास्तविकता पर आधारित है तब तो वो हमारे जीवन का एक दर्पण ही। ठीक है, जिस तरह से कहा गया है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो यहाँ पे ड्राइडन का भी वही मानना है कि जो नाटक है वो समाज का साहित्य वो दर्पण है हमारे जीवन का। ठीक है, मतलब उसमें जो भी चीज़ें दिखाई जाती है नाटक में वो सच्ची होनी चाहिए, तभी वो वास्तविकता पर आधारित होगी। सच्ची होगी तभी तो वास्तविकता है। अब वास्तविकता है तो इसका मतलब वो दर्पण है। अच्छा, सच्चा से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? तो दर्पण में वास्तविकता और सच्चाई होनी चाहिए। यह सिर्फ कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि जीवन के यथार्थ को दर्शाना चाहिए। ड्राइडन मानते हैं कि जो दर्पण होता है वो सच्चाई और सच्चाई को ही दिखाता है। ठीक है, जो भी चीज़ें आती है वो सच्ची चीज़ों को दिखाता है, उसमें कोई भी सोची समझी या फिर कल्पना की हुई कोई चीज़ें नहीं होती है। जीवन का जो सच्चाई होता है वही होता है उसमें। सजीव से क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखिए दर्पण केवल सच्चा ही नहीं होता। अब जो दर्पण है वो सच्चा होना चाहिए, लेकिन केवल सच्चा ही नहीं होता है, वो सजीव भी होनी चाहिए, मतलब वो जीवित भी होनी चाहिए। जैसे कि कोई कहानी है किसी का, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके लिए कवि की प्रतिभा या कल्पना की आवश्यकता होती है जो इसे जीवंत बना सके। तो एक वैज्ञानिक मानव स्वभाव का विवरण दे सकता है, लेकिन वो सजीव नहीं होगा। देखिए मान लीजिए कोई नाटक चल रहा है, नाटक में दर्पण वाला भाग मतलब जो सच्चाई चीज़ें हैं वो है। उसमें क्या होता है, कवि की जो फीलिंग्स होती है, जो अनुभव होते हैं, जो प्रतिभा होती है, वो सारी चीज़ें उसमें छुपी होती है और दिखाई भी जाती है, लेकिन उसमें कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। उसी को ड्राइडन मानते हैं। ठीक है, मानव स्वभाव के बारे में क्या आगे की बिंदु है? सजीव के बाद हमारा है मानव स्वभाव, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो नाटक का केंद्रीय विषय मानव स्वभाव है। ड्राइडन के अनुसार मानव स्वभाव स्थिर नहीं है। हमारा जो मानव स्वभाव है ये कभी भी एक जगह पे नहीं रहता है, बल्कि लगातार बदलता रहता है। तो इसके निर्धारक तत्व भाव और मनोदशाएं हैं। जैसे 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 ज्ञान का विकास होता है, मानव स्वभाव और उसके भाव अधिक जटिल होते जाते हैं। मतलब लोगों का जो हम सभी लोग तो मानव ही हैं, हमारा जो स्वभाव है हर समय एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे हमारी ज्ञान बुद्धि बढ़ती है, ठीक वैसे वैसे हमारे जो भाव होते हैं, जो स्वभाव होते हैं, वो सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। तो ड्राइडन का मानना है कि साहित्य को इस बदलते हुए मानव स्वभाव के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, न कि पुराने नियमों या शास्त्रों के प्रति। मतलब साहित्य जो है इसी मानव स्वभाव के अनुसार होनी चाहिए। मानव स्वभाव अगर बदल रहा है तो साहित्य को भी बदलना चाहिए, नाटक को भी बदलना चाहिए। इनका कहना है
कि इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि पुराने नियमों को लेकर बैठे रहें और उसी में खोए हुए रहें। ठीक है, इसलिए नए साहित्य का मूल्यांकन पुराने मापदंडों से नहीं किया जा सकता, उनमें नई परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आवश्यक है। उनके लिए नाटक या साहित्य का वास्तविक नियंत्रण मानव स्वभाव है, न कि शास्त्र। मतलब वो पुरानी चीज़ों को, ड्राइडन क्या मानना चाहते हैं, कवि तो हैं लेकिन वो नई चीज़ों को अपनाना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, उद्देश्य क्या है। पहले नंबर के अंदर हम लोगों ने इतने सारे सब पॉइंट को देखा, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर ये हो गया हम लोगों का मेन पॉइंट, और इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी सब पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जिसमें उद्देश्य, ये हम लोगों का दूसरा नंबर बिंदु है। दूसरा नंबर बिंदु में क्या है, उद्देश्य, जिसमें आनंद और शिक्षा की बात होती है। देखिए, ड्राइडन के अनुसार नाटक या काव्य का दोहरा उद्देश्य है। नाटक और जो काव्य होते हैं उसके दो उद्देश्य हैं, एक है आनंद, दूसरा है शिक्षा। उनकी परिभाषा का दूसरा भाग कहता है कि नाटक जो है मानव जाति के आनंद और शिक्षा के लिए उसके भावों, मनोदशाओं और भाग्य के उतार चढ़ाव का चित्रण करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग भी कैजुअली सोचकर अगर देखें तो देखिए, जो मानव स्वभाव है उसका क्या उद्देश्य है, या फिर नाटक जो है, मानव स्वभाव नहीं, यहाँ पर नाटक की बात हुई, तो नाटक जो है वो हमें दो चीज़ें देती है। नाटक को देखकर हम लोग आनंद भी लेते हैं और उसमें कोई ना कोई एक शिक्षा हमारे लिए जरूर छुपी होती है, जिसको देखकर हम लोग कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोहरा उद्देश्य देखने को मिलता है। आनंद की अगर बात करें तो इसमें सब पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे आनंद प्राथमिकता है, जिसमें देखिए ड्राइडन ने आनंद को शिक्षा से ऊपर रखा है। इन्होंने सबसे पहले आनंद को रखा है। अगर आप यहाँ पर देखकर खुश होते हैं किसी चीज़ को, तभी जाकर आप वहाँ से कुछ सीख पाएंगे। अगर आपका मन लगेगा ही नहीं देखने में तो आप सीख नहीं सकते, इसलिए आनंद को इन्होंने पहले रखा है। तो वे कहते हैं कि कविता का प्रमुख या फिर नाटक जो भी चीज़ें लिखी जा रही है, दिखाई जा रही है, उसका प्रमुख उद्देश्य आनंद है। भले ही वो एकमात्र उद्देश्य ना हो, एकमात्र उद्देश्य नहीं है, और भी उद्देश्य हो सकते हैं किसी चीज़ का। ठीक है, लेकिन पहला उद्देश्य यहाँ पर आनंद को मानते हैं। शिक्षा को स्वीकार तो किया जा सकता है लेकिन दूसरे स्थान पर, क्योंकि कविता आनंद प्रदान करने की प्रक्रिया में ही शिक्षा देती है। बिल्कुल सही बात वही है। अगर आप नाटक देख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो पहले आपको आनंद आना चाहिए। जब आनंद आएगा तो आप आगे पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी। मैं आप लोगों का एक और उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लीजिए आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को देखते हुए बोर नहीं हो रहे हैं तब समझिए कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है, और जब वीडियो को पूरा जब समझ जाएंगे तो आप लोगों को शिक्षा भी मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइडन भी बताते हैं। आप अपने जीवन पर भी इसको लागू करके अगर एग्जाम में याद रखते हैं तो आराम से लिख पाएंगे। तो देखिए आगे क्या है कि लेकिन दूसरे स्थान पर, क्योंकि कविता आनंद प्रदान करने की प्रक्रिया में ही शिक्षा देती है। उनका तर्क है कि अगर कविता आनंद नहीं देगी तो शिक्षा सूखी और नीरस हो जाएगी। अगर कविता या फिर नाटक जो आनंद नहीं देती है तो आपकी जो शिक्षा है वो भी अधूरी हो जाएगी, उसका भी कोई काम या फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने पहले नंबर बिंदु में था हमारा, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि नाटक का स्वरूप मानव स्वभाव का दर्पण के रूप में। दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं जो कि इनका जो उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य जो है वो आनंद और शिक्षा के ऊपर निर्धारित है। आगे कि पाठक की रुचि का महत्व और सुधार, पाठक की रुचि पर भी ध्यान देते हैं। पाठक की रुचि का महत्व सुधार, ड्राइडन मानते हैं कि कवि का मुख्य कार्य श्रोताओं को आनंद देना है। हालांकि वे इस बात से भी सहमत नहीं हैं कि कवि को केवल लोगों की पसंद या फैशन के अनुसार ही लिखना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन ड्राइडन ये नहीं कहते हैं कि आप कभी भी लोग जो देख रहे हैं उसी के हिसाब से लिखिए। उनका मानना है कि पाठकों की रुचि विकृत भी हो सकती है, मतलब अलग अलग रूप की पाठकों की रुचि हो सकती है, और उन्हें हमेशा अच्छे नाटक पसंद नहीं आते। इसलिए कवि का यह भी कर्तव्य है कि पाठकों की रुचि में सुधार और परिष्कार करें। मतलब कवि जो है यहाँ पे कवि को बता रहे हैं, या फिर जो बता रहे हैं ड्राइडन हमें बता रहे हैं कि कोई भी अगर कवि है या फिर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उनमें पाठकों की जो रुचि होती है वो अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है। जाहिर सी बात है, ये होती ही है। मेरी जो रुचि है आपके साथ हो सकता है ना मिले, ठीक है। तो पाठकों के साथ जो पाठकों की जो रुचि है वो विकृत हो सकती है, तो उन्हें कोई अच्छा ऐसा भी आदमी होगा जो अच्छे नाटक को पसंद नहीं करेगा देखना, ठीक है। तो बता रहे हैं कि अच्छे नाटक भी लोगों को पसंद नहीं आते, इसलिए कवि का क्या कर्तव्य है, कवि का कर्तव्य है कि पाठकों की रुचि में सुधार करें। ऐसे नाटक या फिर जो भी कविता लिख रहे हैं उसमें ऐसी चीज़ों को जोड़े जिससे जिसको रुचि नहीं है वो भी पढ़ने और देखने के लिए थोड़ा बाध्य हो जाए। आगे है विविधता और आनंद। ड्राइडन का मानना था कि जिस साहित्य में मानव स्वभाव की जटिलता और विविधता का जितना अधिक चित्रण होगा वह उतना ही वास्तविक होगा और उतना ही अधिक आनंद प्रदान करेगा। उन्होंने शेक्सपियर जैसे अंग्रेज नाटककारों को यूनानी, रोमानी या फ्रांसीसी नाटककारों से श्रेष्ठ माना।
क्योंकि शेक्सपियर के नाटकों में अधिक विविधता और संश्लिष्टता थी जो अधिक आनंददायक थी। देखिए, विविधता भी होनी चाहिए और आनंद भी होनी चाहिए। एक और बिंदु हमें मिलता है जिसमें मतलब नाटक में, कहानी में जो भी लिखी जा रही है उनमें विविधता भी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उसमें आनंद भी साथ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने शेक्सपियर जैसे अंग्रेजी नाटककारों को यूनानी, रोमानी और फ्रांसीसी नाटककारों से बेहतर मानते हैं, क्योंकि उनके शेक्सपियर जो उनके नाटक में विविधता और आनंद भी दिखाई देती है। अगर एक जैसा आप नाटक लिख रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए चेंज होना चाहिए नाटक में, इसलिए बोल रहे हैं कि विविधता होनी चाहिए। अनुकरण 3 नंबर बिंदु में आता है अनुकरण, जिसमें प्रतिभा और कल्पना भी है। ये 2 नंबर हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसमें प्रतिभा और कल्पना की बात आ गई है। तो ड्राइडन के सैद्धांतिक विवेचन की आधारशिला प्रकृति का अनुकरण है। प्रकृति का अनुकरण करना मतलब कॉपी करना। वे अरस्तु के अनुकरण के अर्थ को स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ है पुनर्रचना या पुनर्सृजन है, न कि केवल नकल। इसे हम यथार्थ का कल्पनात्मक पुनर्सृजन कह सकते हैं। देखिए, अरस्तु जो हैं वे भी अनुकरण को मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अनुकरण होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, ठीक है। उसी बात को ये ड्राइडन भी मानते हैं कि आप अनुकरण करिए, प्रकृति की हर एक चीज़ को आप कॉपी करिए, जिस तरह से यूट्यूब पे दिखाया जाता है कि कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मानते हैं ड्राइडन कि आप सारी चीज़ों को कॉपी करिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अपनी भी क्रिएटिविटी जरूर रखिए। बिल्कुल, ड्राइडन यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट भाषा में अगर समझाने जाऊँ तो यहाँ पर यूट्यूब की भी यही क्राइटेरिया है कि आप कुछ भी कॉपी पेस्ट करके अपलोड कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन आप भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर उस वीडियो में जोड़िए, तभी जाकर आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी। नियम यही है कम्युनिटी गाइडलाइन का। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें मिल रही है हमारे जीवन के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइडन का भी कहना है कि कुछ आप प्रकृति से आप कॉपी करिए, लेकिन उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड करिए, ठीक है। कवि कौशल की निर्णायक भूमिका। अब देखिए यहाँ पे कवि कौशल की निर्णायक भूमिका किस तरह से दिखाई दे रही है कि कलाकार प्रकृति की हुबहू नकल नहीं करता, बल्कि उससे सामग्री लेकर अपनी अपनी कवि प्रतिभा या कल्पना की सहायता से उसे एक नया और सुंदर रूप देता है। ड्राइडन का कहना है कि जो कलाकार होते हैं वो मतलब एज इट इज़ कॉपी नहीं करते हैं प्रकृति से, उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेकर एक नया रूप बनाते हैं। ड्राइडन के अनुसार मूल सामग्री का मूल्य कम होता है, कला द्वारा निर्मित रूप प्राकृतिक उपादानों से बेहतर होते हैं, ठीक है। अगला है प्रतिभा और कल्पना के अंतर्गत, जिसमें विदग्धता, कल्पना और ललित कल्पना में। देखिए, ड्राइडन ने प्रतिभा और कल्पना के संदर्भ में 3 शब्दों का प्रयोग किया है। विदग्धता, यह कवि प्रतिभा का सबसे व्यापक सूचक है। यहाँ पर ड्राइडन ने 3 चीज़ों को अपने इस कल्पना के संदर्भ में रखा है, 3 शब्दों को, जैसे विदग्धता, कल्पना और ललित कल्पना, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। तो विदग्धता क्या है? तो ये कवि प्रतिभा का सबसे व्यापक है, सबसे बड़ा है। ये कवि की प्रतिभा जो होती है, कवि के अंदर जो टैलेंट है, उसमें सबसे बड़ा टैलेंट कौन सा है? विदग्धता, जिसमें ये केवल चतुरता या अलंकार नहीं है, बल्कि कल्पना की शक्ति है, जो अप्रस्तुत वस्तुओं को भी इस तरह प्रस्तुत करती है जैसे प्रत्यक्ष हो। मतलब कवि के अंदर ये गुण होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई, मान लीजिए इस दुनिया में कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उसको भी अगर उसको दिखाना पड़े तो कवि इस तरह से दिखाए जैसे वो वास्तव में हमारे सामने मौजूद हो। तो ये हो गया कवि की सबसे बड़ी जो टैलेंट होती है, ठीक है। दूसरा नंबर है कल्पना और ललित कल्पना, जिसमें ड्राइडन के समय में ये शब्द अक्सर एक दूसरे के पर्याय के रूप में उपयोग होते हैं। हालांकि ड्राइडन ने कल्पना को ललित कल्पना से अधिक व्यापक माना है। ड्राइडन ने क्या किया, यहाँ पे कल्पना और ललित कल्पना का एक साथ रखा है, तो बता रहे हैं कि जो कल्पना है उससे अधिक मानते हैं ललित कल्पना को। सृजन प्रक्रिया के घटक के रूप में भी देखते हैं। देखिए, ड्राइडन ने कवि कल्पना के 3 घटक बताए हैं। ड्राइडन ने यहाँ पर कवि की कल्पना के 3 घटक भी बताए हैं, मतलब 3 जगह पर इन्होंने उसके अलग अलग रूप दिखाए हैं। जैसे उद्भावना, यह विचार या वस्तु की खोज है, रचनात्मकता का पहला चरण। मतलब उद्भावना का मतलब हो गया आपके माइंड में, आप मान लीजिए कोई कविता लिखने जा रहे हैं, तो जिसमें आपकी विचार होनी चाहिए, आपकी जो चीज़ें जिसके ऊपर आप लिखने जा रहे हैं वो आपकी रचनात्मकता, जो सृजन है, ठीक है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जो है वो आपके दिमाग में आई हुई है, यही इसी को कहते हैं उद्भावना। मतलब मान लीजिए आप कोई चीज़ लिखने जा रहे हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, वो आपके दिमाग में आएगा, जो चीज़ें, जो थिंकिंग आएगी, वो हो गया आपका रचनात्मकता। कल्पना क्या हो गया, यह उस विचार को संवेदनात्मक रूप देना, उसे गढ़ना या रूपांतरित करना। कल्पना मतलब हो गया कि आप उसके बारे में किस तरह से सोच रहे हैं, उसको क्या रूप देने वाले हैं, वो हो गया कल्पना। अभिव्यक्ति का मतलब हो गया यह गढ़े गए विचार को सटीक, अर्थपूर्ण और ध्वन्यात्मक शब्दों में ढालना है। तो अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि आपके माइंड में कोई चीज़ चल रहा था, जिसने आपको सोचा, कल्पना किया, उसको बढ़ाया, बड़ा किया,
अब रेडी है वो आपके मुख के द्वारा बाहर आने के लिए, मतलब शब्दों में वर्णित होगा, उसको कहते हैं अभिव्यक्ति करना। ठीक है, तो इसमें आता है विवेक और कल्पना का संतुलन भी दिखाने को कहा गया है, मतलब है यहाँ पर। तो एक पॉइंट हमें ये भी मिलता है कि विवेक और कल्पना का संतुलन। तो ड्राइडन का मानना था कि कल्पना को विवेक के द्वारा नियंत्रित करना आवश्यक है। वे कहते हैं कि कल्पना एक उद्धृत और उच्छृंखल शक्ति है जिसे विवेक रूपी जंजीर में बांध कर रखना चाहिए। कल्पना जो है, हम कुछ भी तो सोच सकते हैं ना। यहाँ पे कवि का कहना है कि कल्पना जो है, मतलब इसको नियंत्रित में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही उच्छृंखल है, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्पना जो है हम लोग कभी भी कुछ भी सोच सकते हैं। हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें भी सोच सकते हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें भी हम लोग सोच सकते हैं। तो सच्ची प्रतिभा विवेक या कल्पना और कल्पना के उचित संतुलन पर ही निर्भर करती है। तो विवेक संरचना का निर्माण करता है, जबकि कल्पना उसमें जीवंतता का संचार करती है। जो आपका विवेक है, आपकी बुद्धि विवेक जो है, उसमें क्या होता है, कल्पना या फिर संरचना का निर्माण होता है, लेकिन जो कल्पना होती है उसमें वो जीवंतता भी डाल देती है। ज्ञान का महत्व की अगर बात करें तो अगला बिंदु है ज्ञान का महत्व। ड्राइडन ने विवेक के परिष्कार के लिए व्यापक ज्ञान की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके अनुसार कवि को नैतिक, दर्शन, गणित, भूगोल, इतिहास जैसी विभिन्न विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसका संबंध साहित्य से न हो। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि ज्ञान का महत्व यहाँ पर दिखाने के लिए पॉइंट जो है उसको रखने के लिए बता रहे हैं कि आप मतलब विवेक के परिष्कार के लिए बहुत तरह के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उसमें नैतिक दर्शन आते हैं, गणित, भूगोल, इतिहास, सारी चीज़ों का वर्णन होता है, जिक्र होता है। इसलिए जो ज्ञान विज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें साहित्य ना आता हो, तो साहित्य हर एक चीज़ में आता है। प्रतिभा ईश्वरीय वरदान है। यहाँ पर अंतिम में कहते हैं कि प्रतिभा जो है वो ईश्वरीय वरदान है। विवेक और ज्ञान के महत्व को स्वीकारते हुए ड्राइडन अंततः कवि प्रतिभा को एक ईश्वर प्रदत्त वरदान ही मानते हैं, क्योंकि कवि जो होते हैं, हर कोई कवि नहीं होता। ठीक है, इसलिए जो कवि के अंदर जो टैलेंट पाई जाती है उसको उन्होंने भगवान के रूप में देखा है, कि भगवान ने ही, मतलब ईश्वरीय वरदान के रूप में उन्होंने देखा है कि ये जो टैलेंट है वो वरदान के रूप में मिला है। तो संक्षेप में हम लोग ये कहेंगे अंतिम समय में कि जॉन ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत साहित्य को मानव स्वभाव के गतिशील दर्पण के रूप में देखते हैं, जिसका उद्देश्य आनंद और शिक्षा दोनों है। जहाँ आनंद की प्राथमिकता है, वे कवि की प्रतिभा और कल्पना को महत्वपूर्ण भी मानते हैं, लेकिन उन्हें विवेक के नियंत्रण में रखने पर भी जोर देते हैं। कहते हैं कि अपनी कल्पना को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। उनके विचार शास्त्रीय नियमों और उभरते हुए स्वतंत्रतावादी विचारों के बीच एक पुल का काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये MHD 5 का जो जॉन ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जितने भी दोस्तों ने PDF लिया है, सारी चीज़ें इसमें है। अगर आप लोग PDF को पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी और इसमें क्वेश्चन की कमी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।